बायोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं भाई? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो है हमारे मोनेरा, इनको तुम आंखों से नहीं देख सकते यार, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट इस पेन में है जो मैंने पकड़ा है, तुम आसपास जो भी देख रहे हो, जिस पे बैठे हो, हर जगह बैक्टीरिया है। आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसमें भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जी हाँ, तो वो प्रोड्यूस करते हैं विटामिन बी एंड विटामिन के। तुमने देखा है ब्रेड को जब तुम ऐसे पूरे ओपन में छोड़ दो तो क्या होगा? जैसे ही तुम ओपन में छोड़ोगे ऐसे काला काला सा धब्बा आ जाता है, उस पे है ना ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। वो क्या है? फंगई है, जिनको हम ब्रेड मोल्डी कहते हैं। ये जो मॉसेस होते हैं, इनके पास स्टेम भी होगा, लीफ भी होगा, बट रूट नहीं होता। बट रूट नहीं होता है तो फिर क्या होता है इनके पास? तो इनके पास रूट नहीं होता है तो इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम राइजोइड कहते हैं। हेलो माय आईसीएसई रॉकस्टार्स, क्या हालचाल? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू डूइंग? क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में यार? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि तुम सब कैसे हो। आई होप तुम सब मस्त होगे, हेल्दी होगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मस्ती तो तुम कर ही रहे होगे, वो तो मैं क्या ही पूछूं अब, है ना। तो चलो, अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। ये एक सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन अभी चल रहा होगा क्योंकि एग्जाम टाइम गाइस, है ना। तो बच्चा, आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो आपका इतना प्यारा सा चैप्टर है, हम इस चैप्टर को इस क्लास में खत्म करने वाले। एक ही वीडियो एंड डन, यू आर डन विद दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोलते हैं नीमू पब्लिक? स्टार्ट करें? लेट्स गो। तो यार, जैसे कि तुमको पता है, वन शॉर्ट वीडियो है, तो पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो में खत्म होने वाला है। और तुम्हें पता ही होगा यार, क्लास शुरू करने के लिए मुझे आई नीड लव, आई नीड योर लव, है ना। तो यार, प्यारी नीमो आर्मी मुझे प्यार दे दो। तो यार, बहुत सारे हार्ट वाले इमोजीज भेज दो ताकि मुझे एनर्जी मिले और मुझे पता चल जाए तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो लेट्स गो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यार, देखो। सबसे पहले तो बायोलॉजी होती क्या है। अब हमको एक चीज पता है यार, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोगों ने बचपन से पढ़ा यार, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। अब जो चीजें जी रही हैं, लिविंग है ना, सांस ले रही है, उसके कैरेक्टर्स अलग अलग ही पढ़े हमने। तो यार, वो क्या हुए? लिविंग थिंग्स। जो नहीं कर सकते ये सब, दैट वो सब क्या है? नॉन लिविंग। ठीक है। तो बायोलॉजी जो है उसमें हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। और लिविंग थिंग्स क्या क्या देखा है हमने? प्लांट्स, एनिमल्स। दो चीजें हमें बचपन से पता है कि यार ये दोनों ही लिविंग है। तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं भाई? प्लांट्स एंड एनिमल्स। सीधी बात, नो इधर उधर की बात। ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनकी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। अब देखो, चैप्टर का नाम भी है यार क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यहां पर भी एक वर्ड आ गया है, क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब यार, क्लासिफिकेशन, यहां पर इतने सारे वर्ड्स आ गए, मतलब यार इसका कुछ तो मीनिंग होगा। अब जैसे कि मैंने अभी जस्ट तुमको बताया था कि हम लोगों ने बचपन में भी देखा है, एक बहुत बेसिक सी चीज हर एक के लाइफ में ये वाली तो टीचर बोलती है ना, कि लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं। ये दो चीजें तो हमने बचपन से क्लासिफाई की है, बट हमको ही नहीं पता था कि क्लासिफिकेशन होता है। तो यार, लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स। अब ये लिविंग क्यों है? अब क्योंकि हमने इसको लिविंग थिंग्स में क्लासिफाई कर दिया है, तो अब हमको ये पता है कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टर्स क्या है ना। वो कौन कौन से होते हैं भाई? दे कैन रेस्पायर। ठीक है, वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो क्या कर सकते हैं? वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी सारी कैरेक्टर्स हम लोगों को पता है। नॉन लिविंग थिंग्स मूव भी नहीं कर सकते, कोई और काम भी नहीं कर सकते, वो सांस भी नहीं लेते हैं। तो हम लोगों को अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स तो भाई पता चल गए। तो अब जैसे हमें ये पता है, तो हमने उसी बेसिस पे सारी चीजों को क्लासिफाई कर दिया। सिंपल। तो हम लोगों ने क्या देखा? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस देखा बिटवीन बोथ। अब देखो, लिविंग थिंग्स की सिमिलैरिटीज हमको समझ में आ गई ना, कि यार ये सब जो भी मैंने कैरेक्टर्स बताए वो सब इनमें होंगे ही, एंड वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हमने क्लासिफाई कर दिया इन लोगों को। सिंपल सी चीज, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब अगर तुम्हारे स्कूल में सपोज कोई फंक्शन होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा डांस करते होंगे,
कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा गाते होंगे, कुछ होंगे यार जो बहुत ज्यादा अच्छे से बोलते होंगे, दे कैन कम्युनिकेट बेटर, तो वो डिबेट एंड ऑल में जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी जब चीजें हमको पता है, अब देखो यार एक स्कूल में कितने सारे बच्चे होते हैं, है ना। अब हम लोग अगर एक एक से पूछेंगे भाई तुम्हारे में क्या टैलेंट है, तुम्हारे में क्या है, कितना एग्जॉस्टिंग होगा ना ये, और कितना मतलब एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हमें चीजें पता भी नहीं चलेंगी। और अगर हमने ये बोल दिया कि यार जो लोग भी डांस अच्छा करते हैं वो इस तरफ आ जाओ, ठीक है, जो लोग भी गा अच्छा सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब हम लोगों ने जब ऐसे अगर हम लोग एक एक ग्रुप्स बना देंगे इनके, तो हमारा काम कितना इजी हो जाएगा ना। हम रख देंगे भाई ये डांसर्स का ग्रुप है, ये सब डांस अच्छा कर सकते हैं, ये सब सिंगर का ग्रुप है, वो सारे सिंगर्स है, तो हमारे लिए चीजें कितनी इजी हो गई, है ना। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, है ना। जो हमने ये अरेंजमेंट किया ना ग्रुप्स में बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, अब हमको पता है यार डांस वाले डांस कर सकते हैं, तो इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, सिस्टम ऑफ अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उस बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं। अब देखो पहले जितने भी साइंटिस्ट आए, अब हमारी जो ये पूरी वर्ल्ड है, मतलब इतनी पूरी अर्थ है बेटा, इसमें कितनी सारी स्पीशीज होंगे ना, कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब सोचो एक स्कूल में मैंने एग्जांपल दिया कि क्लासिफाई करो तो एकदम सिट्टी बिट्टी गुल सबकी हो जाती है। अब हमारे पूरे अर्थ पे तो यार मिलियंस ट्रिलियंस इतने सारे स्पीशीज होंगे, अब उनको हम कैसे क्लासिफाई करें भाई, हर एक की स्टडी कैसे करें। इसीलिए हमने क्या किया, दिमाग लगाया, हमने उनको क्लासिफाई कर दिया ताकि हम सबको आसानी से कुछ ग्रुप्स में पढ़ सके। ठीक है, सिंपल सी चीज है इतनी। अब मेरी बात सुनो, पहले कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म दो होते हैं, दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक होगा प्लांट्स और एक होता है हमारे एनिमल्स। सिंपल सी चीज उन्होंने दो में ऐसे डिवाइड कर दिया। अब भाई इनको नहीं पता कि इन्होंने बस दो तीन चीजें देखी भाई, बस ऐसे एक्सटर्नल एक्सटर्नल चीजें देख ली, है ना, कि ये फूल पत्ती जैसा है या ऐसा है तो ये भाई प्लांट होगा, ये जो है जानवर जैसा है या एनिमल होंगे, मतलब कुछ ज्यादा डीप चीजें नहीं देखी उन्होंने स्टडी की, बस ऐसे बाहर बाहर के चीजें देख के ऐसे क्लासिफाई कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अब कुछ ऐसे एनिमल लाइक चीजें थी जो प्लांट्स में आ गई, है ना। अब देखो एक जैसे ऑर्गेनिज्म है यूग्लेना, उसमें भाई क्लोरोफिल होता है, बट इन्होंने क्या किया, कुछ अलग ही डिवीजन कर दिया उसका। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो इधर उधर उथल पुथल पूरी मच गई। अब ये केओस को ठीक तो करना था, तो ये केओस को ठीक करने के लिए आया हमारा बेटा 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमारे रॉबर्ट विटेकर थे ना, इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने बोला कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और इन्होंने दे दिया। अब उससे क्या हुआ, यहां पर ये जो मोनेरा है इन्होंने एक किंगडम दिया, प्रोटिस्टा दूसरा दिया, फंगजाई दिया, उसके बाद प्लांटे एंड देन एनिमेलिया। तो ये हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ऐसे 5 किंगडम्स में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया हमारी पूरी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको। अब हम लोग एक एक करके इनको समझने वाले हैं, बट यहां पर एक चीज आप लोग अच्छे से याद रखना। वो क्या रखोगे भाई, ये 5 किंगडम का नाम जो है ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो यहां पर एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। मुझे लगता है ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो तुम लोगों को ऐसे ही पता है। ठीक है, तो यार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडीइंग अ फ्यू मेंबर्स। अब देखो ऑब्वियसली चीज है, मैंने जैसे तुम्हें एग्जांपल दिया है ना कि यार ये हमारी नॉन लिविंग चीजें हैं, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने डाल दिया चेयर हो गया, टेबल हो गया, और मतलब ये बॉटल हो गए, इतनी सारी चीजें हमने क्लासिफाई कर दी और हमने ऊपर लिख दिया नॉन लिविंग थिंग्स। अब क्या मुझे एक एक चेयर को पढ़ने की जरूरत है, टेबल को पढ़ने की जरूरत है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स है ये हमें समझ में आ गया, तो हमें कैरेक्टर्स उनके पता चल गए कि भाई सांस नहीं ले सकते, ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सी चीज। तो वैसे ही क्लासिफिकेशन की मदद से भाई हम लोगों को हर एक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम कैरेक्टर सीधे
पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। समझ में आ गया आपको? उसके बाद चीजें सिस्टमैटिक हो जाती है, बिल्कुल सही चीज है। अभी मैंने तुम लोग को जैसे एग्जाम्पल दिया है ना, तुम लोग एक और चीज, जैसे अगर हम लोग सपोज तुम लोग अपने स्कूल में एकदम बथेरे बच्चे इतने भर भर के जाते हो, ठीक है, सीधे ऐसे तुम निकल जाओ झुंड बना के, कितना क्योस हो जाता है ना। वही अगर आप एक लाइन में चलो, कितना सिस्टमैटिक, कितना इजी मूवमेंट हो जाता है ना। सेम हमारी जो गाड़ियां है, अगर वो लाइन में चले कितनी प्यार से चल सकते हैं आराम से, लेकिन नहीं, इनको तो इधर उधर ऐसा पूरा घुसेड़ के पूरा एकदम क्योस क्रिएट कर देना है ना। फिर क्या होता है, ट्रैफिक, पै 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 गाड़ी बजाते रहो, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है ये चीजों को सिस्टमैटिक कर देती है, बिल्कुल सही चीजें हैं। जैसे हम लोगों ने अभी वो भी देखा कि हमने क्लासिफाई कर दिया कौन डांस अच्छे से कर सकता है, कौन गा अच्छे से सकता है, तो कितना सिस्टमैटिक हो गया पूरा चीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इनटू पर्टिकुलर ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, हमारे लिए बहुत ज्यादा। अब देखो जैसे हम लोगों ने क्या किया, डांस का एक ग्रुप बनाया, हम लोगों ने सिंगिंग का एक ग्रुप बनाया। अब एक और बच्चा आया, बोलता है यार मैं बहुत अच्छा डांस कर सकता हूँ, प्लीज मुझे भी ले लो। हमारे लिए इजी, हमें पता है डांस का ग्रुप वो है, जाओ भाई करो डांस, ठीक है। तो इतना इजी कर देता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ से ओरिजिनेट किया है, कहाँ से उसकी पूरी लाइफ रही है, इसको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, फिर ऐसे धीरे धीरे बड़ा होगा और फिर कहीं जाके एकदम अच्छा फुल्ली डेवलप्ड होगा, है ना, पूरे कैरेक्टर्स के साथ, सारी जो भी उसकी एडवांसेस होती हैं, स्पेशलाइज्ड एकदम सेल्स होते हैं, हर चीज वो हम लोगों को आराम से वहां पर मिलता है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें हम आराम से समझ सकते हैं इस क्लासिफिकेशन के ही मदद से। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब देखो यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब मैं एक चीज तुम लोग को बोलूं, यहाँ पर एक तुम्हें ट्रिक बताऊं जिसको तुम आराम से इसे याद कर सकते हो। अगर तुम बोलोगे कि हाँ मैम मेरे को ये ट्रिक जाननी है, मुझे दे दो, मुझे बता दो, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या ट्रिक होने वाली है। हाँ मुझे पता है अब तक तुम लोग का ये होगा कि मैम बता दो, प्लीज बता दो, हम लोगों को नहीं याद रहता है, थोड़ा सा हेल्प कर दो, है ना। ये वाली चीज तो अब तक तुम सबने बोल ही दी होगी। तो डोंट वरी बच्चा, माई pretty friend plays play always। क्या अब तुमको याद रहेगा, क्या अब तुमको ये चीज याद रहने वाली है क्या, मुझे एक बार बता दो। My pretty friend play always plays always। मुझे पता है तुम में से किसी का फ्रेंड वैसे प्रिटी होगा नहीं, है ना, बोलते हैं, और होंगे भी तो होते हैं ना, दोस्त ऐसे होते हैं हम कि भाई नहीं बताएंगे यार, तारीफ नहीं कर देंगे गलती से भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, खुश कर देना इस निमोनिक के लिए खुश कर देना उनको ये बोल के, ठीक है। तो माई प्रिटी फ्रेंड प्ले ऑलवेज, ठीक है। तो बेटा एम फॉर मोनेरा, पी फॉर प्रोटिस्टा, एफ फॉर फंगी, T फॉर प्लांटे एंड A फॉर एनिमेलिया, ठीक है। तो इससे आप इस चीज को पूरा याद रख सकते हो। तो ये है 5 किंगडम सिस्टम, हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये दिया था रॉबर्ट विटेकर ने। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मैम ये क्या दिया है आपने, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये होता क्या है, ये तो हमने सुना नहीं है। सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पूरा हमारा चैप्टर है उसके लिए। दिस इज द बेसिस। इसको बेटा अब हर मजाक मस्ती सबको दूर रख के इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या इनके पास न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियोइड होती है। अब होता क्या है ना, इनके पास न्यूक्लियोइड होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो न्यूक्लियस है ना वो होता ही नहीं है, उसमें हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता। तुम लोगों ने 6th क्लास सेल चैप्टर में ये पूरी चीजें पढ़ी होगी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इनका जो है ना, इनके न्यूक्लियस में भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता, तो ये ना पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इससे सीधे ये याद रखना। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन आते हैं, तो वो आते हैं बेटा, उसके अंदर आता है किंगडम मोनेरा, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं हम यूकैरियोट्स। तो इनके पास न्यूक्लियस बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, इनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, हर चीज एकदम बढ़िया तरीके से होती है। तो ये कहलाते हैं हमारे यूकैरियोट्स। अब सुनो, ये जो यूकैरियोट्स है ना, ये दो टाइप की होती है, एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट होता है और बचे हुए जो भी है वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होगी, मल्टी सेल्युलर बहुत सारे सेल्स से बनी हुई, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट होता है आपका प्रोटिस्टा, जो आपका प्रोटिस्टा किंगडम है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। इसका मतलब प्रोटिस्टा यूकैरियोट होगा, यूकैरियोट होगा मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, यूनिसेल्युलर, उसमें जितने ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक सेल के होंगे, और उसका कौन सा किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा। बचा हुआ सब मल्टी सेल्युलर, सब 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 फंगई हो गया, प्लांट एनिमेलिया, सब सब हमारे मल्टी सेल्युलर हो गए, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाता है आपका किंगडम मोनेरा। अच्छा मैं एक चीज बता देती हूँ, जहां पर तुमको किंगडम मोनेरा दिखे, इसमें सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, है ना, वो होता है हमारा बैक्टीरिया। तो तुम जैसे ही मोनेरा देखो, सीधे समझ जाना कि भाई बैक्टीरिया की बात होने वाली है, ठीक है, सीधे समझ जाना कि यहाँ पर भाई बैक्टीरिया की बात होने वाली है, ठीक है। अब ये जो है हमारे मोनेरा, इनको तुम आंखों से नहीं देख सकते यार, ये हर जगह प्रेजेंट होता है, इनफैक्ट इस पेन में है जो मैंने पकड़ा है, तुम आसपास जो भी देख रहे हो, जिस पे बैठे हो, हर जगह बैक्टीरिया है, पर हमें हमारी आंखों से वो नहीं दिखता है, ठीक है। ये कहीं भी यार, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो वहां भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम सैलिनिटी हो वहां भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड, हर जगह रहते हैं भाई, हर टाइप के होते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए तुम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हो। उसके बाद ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक ही सेल के बने हुए होते हैं, और इनके पास सेल वॉल होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है न्यूक्लियस क्या होता है इनमें, नो न्यूक्लियस। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इस लाइन में लिखा हुआ है ना नो न्यूक्लियस, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस की बात हो रही है वो है ये, इसको जरा सा मिटा दें, ये तो एक पॉइंट नहीं है बच्चों, ये न्यूक्लियस की बात, वाह, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेट्स गो। अरे अरे, मुझे चाहिए वो वाला कलर, वो कलर मुझे क्यों नहीं मिल रहा। चलो, तो ये वाली कहानी हो गई तुम्हारी। तो न्यूक्लियस नहीं होता है, पुअरली डेवलप्ड इनके पास न्यूक्लियोइड होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और उसी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होना है वो प्रेजेंट होता है। इसका जो मैंने बोला है सबसे फेमस एग्जांपल बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया ऐसा दिखता है, देख लो ऐसा कुछ दिखता है। अब आ जाते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा पे, हम लोग एक एक करके इन सबको पढ़ने वाले, इसलिए मैं थोड़ा सा बस तुमको जनरली बता देती हूँ कि किसमें क्या होता है। अगेन आपका प्रोटिस्टा है, ये कौन से हैं, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों होने वाला है भाई, क्योंकि ये क्या है, करेक्ट, यूकैरियोट्स है, ठीक है। और जैसे कि मैंने तुमको बताया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल के बने हुए होते हैं। इनका बहुत बढ़िया एग्जांपल अमीबा, भाई बढ़िया पढ़ेंगे अमीबा के बारे में आज, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फंगई, ठीक है। ये क्या है, मोस्टली जो है यार मल्टी सेलुलर ही होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया स्टार्टिंग के क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है, ठीक है। ये बेचारे दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो भी मरे हुए डेड डिकेइंग मैटर होता है ना, उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। ये उन पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना वो सैप्रोफिटिक कहते हैं, ठीक है। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक होता है, मतलब ये सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ना, उनको हम ये बोलते हैं। अगेन किंगडम प्लांटे, तो ये भी मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स होंगे, ये तो हमको पता है। और इनका सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये जो हमारी प्लांट्स है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये सनलाइट का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, है ना, और
सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल तो होते हैं जैसा मैंने तुमको बता दिया, तो इससे ये अपना खाना जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना, दे कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है, दे कैन मेक फूड बाय देमसेल्व्स, दूसरा इंग्लिश ओ भाई साहब। नेक्स्ट एनिमेलिया, हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट किंगडम है, तो ये भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब ये भी बेचारे खुद खाना नहीं बना सकते, ठीक है। हम भी डिपेंडेंट हैं किसी पे, ठीक है, खाना लेने के लिए। हम जो बना रहे हैं मसाले वसाले डाल के वो तो बाद में कर रहे हैं, पहले वो जो ओरिजिनली चीजें कहाँ से रही है, हमें प्लांट दे रही हैं, ठीक है। बेचारी प्लांट पूरी जहान का खाना बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी ये हेटेरोट्रॉफ्स हम हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट है अपना खाना लेने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम होता है जिनमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। सेंस ऑर्गन है इसलिए मुझे पता चल रहा है कि यार अगर मैं किसी गर्म चीज को टच कर रही हूं तो भाई ये गर्म है, इससे मुझे दूर रहना है, ठीक है। उसके बाद लोकोमोशन दिखाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो ये तो हमारा कैरेक्टर होता ही है यार एनिमल्स का, है ना। अब देखो ये जो आपकी एनिमल्स है ना, इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फर्दर। वो कौन से हैं? एक तो इनवर्टिब्रेट्स होता है और एक वर्टिब्रेट्स होता है। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस, बेस्ड ऑन दी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बैकबोन, एनिमल जो किंगडम है फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो यहां पर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब इनके पास बैकबोन नहीं होता, ठीक है, बैकबोन नॉट प्रेजेंट। और वर्टिब्रेट्स का मतलब है बैकबोन प्रेजेंट, ठीक है। डन, समझ में आ गया। तो ये था ऑल एंड ऑल जो हम लोगों को समझना था। लेट्स गो। अब आ जाते हैं हम एक एक करके किंगडम मोनेरा के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसको समझते हैं अच्छे से। हमको पता है सेल वॉल जो है रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका, एकदम रिजिड, एकदम टफ होता है, ठीक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेट्रोट्रॉफ होता है और पैरासिटिक होता है। दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, हेट्रोट्रॉफिक एंड रुको 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 हाँ, तो दो टाइप से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। एक तो होता है आपका हेटेरोट्रॉफिक, मतलब यार ये दूसरों पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए, और एक होता है पैरासिटिक। अब ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मैम, ये भी बता दो हमको। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चे, ये लोग किसी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रहते हैं, जी हाँ। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रहेंगे ना उसको हम होस्ट कहते हैं, जिसके अंदर रहते हैं वो होस्ट कहलाता है, और ये पैरासाइट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी होस्ट के अंदर रह के और उनसे अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, ठीक है। वो बेचारे जो अपना खाना खाते हैं ना वो अपने लिए सोच रहे हैं खा रहे हैं, पर ये बेचारे बैठे हुए होते हैं ना, उनका कब दुबक ले, कब खा ले उनका खाना। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है इनका। तो दो टाइप के दिखाते हैं ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो बैक्टीरिया जो है वो चार शेप्स में आप लोगों को मिलेगा। एक होता है कोकस, कोकस मतलब स्पेरिकल, ठीक है, ऐसे स्पेरिकल शेप होता है इनका। नेक्स्ट है बैसिलस, बैसिलस मतलब ऐसे रॉड शेप के होते हैं ये, ठीक है, ऐसे सिलेंड्रिकल रॉड शेप के दिखेंगे आपको, दिख भी रहा होगा ऐसे। नेक्स्ट स्पाइरलम, मतलब स्पाइरलम मतलब ऐसे स्पाइरल जैसे होंगे, ठीक है, दिख रहा है ऐसे स्प्रिंग जैसा। और विब्रियो, विब्रियो कौन सा शेप होता है, तुम लोग कॉमा लगाते हो, ये कॉमा है ना, कॉमा लगाते हैं ना हम ऐसे, उस शेप के होते हैं ये, समझ में आ गया। तो ये चार शेप है बैक्टीरिया का।
नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम सेल, ये कैसा होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसा आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। अब ये जो उसका सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना, सबसे बाहर ये जो लेयर दिख रही है, ये आपकी जेलेटिनस या प्रोटीनिशियस लेयर है, जिसको आप कैप्सूल कहते हो। ठीक है, कैप्सूल के अंदर आपको ऐसा सेल वॉल देखने को मिलेगा, और ये जो कैप्सूल है ना, ये बहुत रिजिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अंदर सेल वॉल देखने को मिलेगा। सेल वॉल के अंदर आपको ऐसा सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, बीच में यहाँ पर देखो, ये आपका, मैंने बोला यार मोनेरा प्रोकैरियोट है, मतलब न्यूक्लियस तो नहीं होगा इनके पास, अच्छा है ना, मतलब ऐसे जेनेटिक मटेरियल देखो इसका जो है, ये आराम से ऐसे पूरा साइटोप्लाज्म जो है इसका, ये पूरा उसमें फ्लोट कर रहा है, उड़ते आराम से तैर रहा है। यार तैर रहा है को मैं उड़ते हुए क्यों दिखा रही, सॉरी, तैर रहा है। ठीक है तो ये हो गया। उसके बाद ये छोटे छोटे आपको राइबोसोम्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद ये आपका न्यूक्लियोइड, जो मैंने आपको बोला था, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता नहीं है, पुअर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, तो वो ये दिखा रहा है आपको। आगे मूव कैसे करते हैं ये, तो इनके पास फ्लैजेलम है। ठीक है, दे हैव फ्लैजेलम, बस दैट्स ऑल। तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा यार स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो, बैक्टीरिया जो है, ऐसा नहीं है कि इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये ऐसे वेले लोग नहीं है, इनका काम बहुत है, बहुत यूजफुल है। तुम बताओ, ये जो हमारे बैक्टीरिया है, ये फ्रेंड होते हैं या फो होते हैं? मुझे आप कमेंट करके ये जरूर बताना। ठीक है मुझे लगता है मैं जब तक ये कंप्लीट करूंगी तुम्हें इसका आंसर भी पता चल चुका होगा। तो यहां पर देखो कैसे यूजफुल होते हैं। सबसे पहले यार एंटीबायोटिक्स, तुम जब बीमार पड़ जाते हैं ना, मम्मा खांसी रुक नहीं रही है, हाँ, एजिथ्रोमाइसिन एक टैबलेट होता है, वो भी आपको डॉक्टर कई बार दे देता है, वो ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जब नॉर्मल मेडिसिन से जब चीजें नहीं ठीक होती तो ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ता है, जो है आपका एंटीबायोटिक। तो यार ये क्या करता है, जो भी आपकी डिसीज कॉजिंग जर्म्स होती है ना, उसको खल्लास कर देता है, डेड कर देता है उनको। ठीक है, तो वो जो एंटीबायोटिक्स है बन कैसे रही हैं? बैक्टीरिया, ये बनने में हेल्प करता है। उसके बाद आपकी वैक्सीन। ठीक है, ये जो वैक्सीन कोविड हुआ था, सबने वैक्सीनेशन तो एकदम मस्त गए होंगे लेने के लिए, भाई लगा दो है कोविशील्ड, कोवैक्सिन, है ना। तो ये जो वैक्सीन है, ये कैसे बनते हैं आपको पता है? इसमें भी बैक्टीरिया ही यूज होता है, समझ में आ रहा है? तो ये जो वैक्सीन होते हैं ना, इनमें क्या करते हैं ये लोग, कोई भी डेड हो गया या जो वीकेंड बैक्टीरिया होता है ना, जिनसे कोई बीमारी हो सकती है, उसको ये लोग इंजेक्ट कर देते हैं। अब उससे क्या होगा, हमारे अंदर चला गया वो डिसीज कॉजिंग वाला बैक्टीरिया, अब वो अपना काम शुरू करेगा अंदर, बट हमारा, क्योंकि यार वो वीकेंड या डेड बैक्टीरिया है ना, तो यार वो कितना ही इफेक्टिवली हम लोग को बीमारी दे सकता है। अब जैसे ही वो काम शुरू करेगा, हमारी जो सिस्टम है वो तो एकदम रेडी बैठी हुई है, तो वो क्या करने वाली है, वो इफेक्टिवली उससे लड़ना शुरू करेगी, है ना, सारी एंटीबॉडीज आ जाएंगी। अब लड़ ली तो हमारी जो सिस्टम है ना, हमारा ऐसे फालतू सा सिस्टम नहीं है, हमारी बॉडी जो है वो याद रखती है कि कौन दुश्मन है, कौन दुश्मन आया था। जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं ना, उनको पता होता है जिससे वो लड़ते हैं जंग, कि यार ये हमारा एनिमी है, तो वैसे हमारी बॉडी को भी याद रहता है कि ये एनिमी कौन सा है। अब जब सच में ऐसा कोई डिसीज कॉजिंग जो हमारा माइक्रोब होगा वो हमारे अंदर एंटर करता है ना, तो इसको, क्योंकि इसने पहले ही लड़ाई कर चुकी होती है, तो इसको पता होता है कि इससे फाइट कैसे करना है। अब इसको थोड़ी पता है कि हमने इसको उल्लू बनाया था, पहले तो हमने वीक वाला भेजा था, ये तो स्ट्रॉन्ग वाला है, इसलिए तुम प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, तो इसमें भी वैक्सीन जो है, बैक्टीरिया जो है, उसी का यूज होता है वैक्सीन बनाने के लिए भी। उसके बाद तुमने देखा होगा, है ना, मम्मा जो है ल्यूक वार्म जो मिल्क होता है उसको फ्रिज में रखते हैं, उसमें हल्का सा, फ्रिज में नहीं सॉरी, मतलब कुछ कुछ की फ्रिज में भी रखती है, मेरी मम्मी को तो मैंने फ्रिज में रखते हुए देखा है। तो ल्यूक वार्म जो होता है आपका मिल्क, उसमें थोड़ा सा ऐसे कर्ड डाल देती हैं और फिर रख देती हैं ओवरनाइट, और सुबह सुबह देखोगे तो पूरा जो आपका मिल्क है ना, वो क्या हो गया, कर्ड बन गया। तो वो किस वजह से होता है, वहां पर भी एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यही मदद कर रहा है
फॉर द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो उसमें होता क्या है पता है ये जो बैक्टीरिया है ना वो मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। डन। उसके बाद विनेगर फॉर्मेशन में भी अगेन बैक्टीरिया का ही काम है, ठीक है। तो ये जो आपका एसिटोबैक्टर है वो क्या करता है भाई, फ्रूट जूसेस को फर्मेंट कर देता है इनटू आपका विनेगर या एसिटिक एसिड। समझ में आ गया, सिंपल। उसके बाद टैनिंग ऑफ लेडर, ठीक है, उसमें भी आपका जो ये बैक्टीरिया है वही काम आता है। ये दिख रहा होगा ना आपको, हम लोग जो ये बनाते हैं बहुत सारी चीजें, तुमने वो एनिमल के उससे देखा होगा, स्किन से बेल्ट वेल्ट बनती है, तो वहां पर भी इन सब ऐसे प्रोसेसेस का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद रेटिंग ऑफ फाइबर्स, तो जूट फाइबर्स आर सेपरेटेड एंड मेड सॉफ्टर। तो ये जो आपका जूट फाइबर होता है ना वो निकाला जाता है और उसको ऐसे थोड़ा थिन ऐसे थ्रेड लाइक बनाने का हो गया, या उसको सॉफ्ट करना होता है ना, तो इन सब में भी बैक्टीरिया का ही यूज होता है। नेक्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट और मैन्यूर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि आपकी ये जो प्लांट है तो उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको मैन्यूर चाहिए होता है, क्योंकि उसी में क्या होगा, न्यूट्रिशन होता है, वो हम क्रॉप्स को दे देते हैं तो वो आराम से ग्रो करती है। तो ये कैसे बनता है, उसमें भी बैक्टीरिया ही हेल्प होता है। तो ये जो आपका काउ डंक है या हॉर्स डंक होता है ना, या जितने भी आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, ठीक है, तो ये जो वेस्ट है ना ये हम लोग क्या करते हैं, एक पिट बना के उसमें डाल देते हैं। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारी बैक्टीरिया आती है और उसको डीकंपोज कर देती है, ठीक है, और ज्यादा छोटी छोटी माइन्यूट कर देती है उसको, और उससे क्या होता है, सॉइल में एब्जॉर्ब होके प्लांट ले लेती है, खाना ले लेती है उससे जो भी उसको मिलता है, और मस्त क्रॉप ग्रो करता है। तो ये मैन्योर और कंपोस्ट बनाने में भी बैक्टीरिया का ही यूज हो रहा है। उसके बाद बायोगैस एंड गोबर गैस, जी हाँ, हमारी जो ये सीवेज ट्रीटमेंट होता है ना, तो ये जो सीवेज है उसमें कितना ह्यूमन एक्सक्रीटा जाता है, बहुत ज्यादा जाता है ना, तो उसमें भी ये जो बैक्टीरिया है वो इस ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या करती है बच्चा, डीकंपोज करती है, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस हो जाता है तो एक इनफ्लेमेबल गैस निकलती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं भाई, कलेक्ट कर लेते हैं और अपनी कुकिंग में यूज कर देते हैं, ठीक है। और जो इसका बचा हुआ सॉलिड और लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो अगेन एज अ मैन्यूर यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बैक्टीरिया जो है ना आपको पता नहीं होगा, ठीक है, या अब तक शायद अगले चैप्टर तक पता भी चल जाए। तो उसमें क्या होता है ना, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसमें भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जी हाँ, तो वो प्रोड्यूस करते हैं विटामिन बी एंड विटामिन के, ठीक है। तो जो आपकी बॉडी में विटामिन बी और विटामिन के मिल रहा है ना, ये बैक्टीरिया आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रह के प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए। उसके बाद बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन और हर्बीवोर। अब जो काऊ हो गए सपोज है ना, वो क्या करते हैं भाई, घास खाते हैं। घास में क्या होता है, ग्रास में उसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, तो अब वो कैसे डाइजेस्ट होगी, तो उसमें भी ये जो बैक्टीरिया है वो उनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद टंग टंग, आपकी जो लेग्यूमिनस प्लांट होती है ना उनको भाई नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है, वो नाइट्रोजन के भूखे होते हैं, उनको नाइट्रोजन दे दो कोई बस कहीं से, ठीक है। तो वहां पर ये जो आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये आपको क्या करता है आपको पता है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरियम है ना वो एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन है उसको ले लेता है, ठीक है, मतलब जितना भी नहीं, जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही। पता चला तुम बोलोगे मैम सारा नहीं, थोड़ा सा जितना जरूरी है, ठीक है। अब होता क्या है ना, प्लांट सीधे नाइट्रोजन को ना N2, यूजुअली नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है ना, तो वो इस फॉर्म में नहीं ले पाते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू नाइट्रेट, और वो हमारी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने का प्रोसेस है वो ये बैक्टीरियम करके देता है प्लांट को, तब वो एब्जॉर्ब करते हैं और उनको नाइट्रोजन मिल जाता है, तब वो रह पाते हैं। तो ये ना आराम से ये जो है ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया
आराम से नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसको खाना दे रहा है। अब ये उसको खाना दे रहा है तो वो भी तो इसकी मदद करेगी ना। तो ये उसके रूट में ऐसे नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है ना, उसका ये जो रूट होता है उसमें ऐसे नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया आराम से रहते हैं। तो प्लांट इनको घर दे देता है। तो ये क्या करता है, प्लांट को क्या दे रहा है, खाना। प्लांट इनको घर दे रही है। तो ये दोनों मस्त सिम्बायोसिस दिखाते हैं, मतलब एकदम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया एज स्क्रैवेंजर। तो बैक्टीरिया आर सैप्रोफिटिक, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। बिल्कुल सही बात है यार। देखो कुछ ऐसे भी हमारी बैक्टीरिया होती है जो डेड, जो भी रिमेन्स होते हैं, मतलब जो भी डेड डिकेइंग मैटर होता है उस पे भी अपना जो फीड करना हो या खाना हो वो वहां से अपना खाना भी ले लेती है। उसकी वजह से क्या होता है भाई, सॉइल में फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। तो जैसे कि तुमने देखा भी, ये जो काउ डंक हो गया था या कुछ भी बहुत सारी चीजें ऐसी लिविंग मैटर होती है जो यार हमारे एनवायरनमेंट में मर जाती है, तो वो भी डिकम्पोज कैसे होती है, ये बैक्टीरिया ही तो करते हैं उनको भी डिकम्पोज, है ना। तो यहाँ पर ये उनसे खाना ले लेता है। ठीक है। और वो जब डिकम्पोज होती है तो आराम से सॉइल फर्टाइल हो जाता है, उसकी वजह से क्रॉप भी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है वहां पर भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब देखो बैक्टीरिया का एडवांटेज देख लिया, अब तुम देखोगे डिसएडवांटेजेस। हार्म कैसे पहुंचाते हैं। तो यार खाना जो है, ठीक है, उसको खराब कर देते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा भी ऐसे खाना खुला छोड़ दो, उसमें बैक्टीरिया आके उसको इतना स्मेली कर देते हैं, एकदम टेस्ट खराब कर देते हैं उसका। तुमने देखा भी होगा, है ना। इसलिए हम उसको रेफ्रिजरेट करके रखते हैं या एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि ये बैक्टीरिया हमारे खाने को खराब ना करे। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी डिसीजेस जैसे टाइफॉइड, लेप्रोसी, टीबी, निमोनिया, कॉलेरा, इतनी सारी जो ये डिसीजेस है वो भी ये बैक्टीरिया ही कॉज करते हैं। ठीक है। एक बार देख लो, टाइफॉइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफाई करके एक बैक्टीरिया होता है, वो कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है। निमोनिया जो है वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरे ये कॉज करते हैं। डिप्थीरिया बेटा कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिये ये कॉज करता है। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कौन सा डिसीज कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है। डन। अब आ जाते हैं भाई हम प्रोटिस्ट्स पे। ठीक है। तो हम लोगों ने मोनेरा कंप्लीट कर लिया, तुमने देख लिया भाई कैसे वो हमें हार्म भी कॉज करता है, यूजफुल भी है। ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बैक्टीरिया का डायग्राम बनाओ 100%, एंड उसके बाद एक और हो सकता है कि बैक्टीरिया हार्मफुल और यूजफुल कैसे है। अब देखो हो सकता है तुम्हें सारे यूजफुल पॉइंट्स ना याद हो, बट जो एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड था ना वो कोई 5 तो तुम याद करके रख ही लो। ठीक है। जैसे आपका बायोगैस वाला हो गया था, उसके बाद जूट वाला है, उसके बाद आप लोगों का ये जो कंपोस्ट और मैन्योर वाला हो गया। तो ऐसे जो एकदम रियल लाइफ वाले थे ना वो तुम याद कर लो। ठीक है। कोई भी 5 एनफ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोटिस्ट पे। तो भाई ये जो आपका प्रोटिस्ट है, जैसे कि तुमको पता है क्या है ये, यूकैरियोट, मतलब इसके पास न्यूक्लियस होगा। और हमने देखा था यूनिसेल्युलर यूकैरियोट एक ही था, वो प्रोटिस्ट था। ठीक है। तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगेन न्यूक्लियस इज बाइंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली क्योंकि यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो इनमें ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहां पर प्लांट लाइक भी प्रोटिस्ट होते हैं, ये तो हमने देखा। जैसे ये अमीबा हो गया और ये पैरामीशियम है ना, ये बेटा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। और अगर मैं बोलूं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं, तो ये हो गए आपके यूग्लिना एंड डायटम्स। तो ये है यूग्लिना, ऐसा दिखती है, और ये रहा डायटम्स, कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है। एनिमल लाइक प्लांट लाइक दोनों एग्जाम्पल्स याद रखना आप। अब देखो सबसे बेसिक जो मैंने तुमको बोला है ना, सबसे इजी बहुत अच्छा यूनिसेल्युलर जो आपका प्रोटिस्ट होता है वो भाई एमीबा है। एकदम चिल बोलते हैं ना तुम, हाँ तुम भी जैसे चिल बच्चे हो, है ना मेरे,
आराम से। ये जो आपका यूग्लिन यूग्लिन हाँ बोल रही हूँ, अमीबा है, इसका यहाँ तक इतना चिल है ये कि इसका कोई डिफाइंड शेप भी नहीं है। तुम ऐसे 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 कुछ भी लाइन बना दो और ऐसे जोड़ दो, अमीबा बन गया भाई। जी हाँ, यही है अमीबा। हाँ, मैं हूँ खलनायक जो बोलते हैं ना, ये है अमीबा। जी हाँ, देखो इसे, लग रहा है बीच में ये न्यूक्लियस बना दो तुम, दैट्स इट, यू आर डन। इरेगुलर शेप है इसका, डन। तो ये देखो सिंपलेस्ट एनिमल है, मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। ऑफ कोर्स, क्योंकि यार एक ही सेल का प्रेजेंट होता है, इसको तुम माइक्रोस्कोप से ही देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि यार ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना है इस वजह से। और ये आपको पॉन्ड्स हो गया, डिचेस हो गया, या हर एक वो जगह जहां पर एक स्टैग्नेटिंग वाटर है, स्टैग्नेटिंग वाटर मतलब रुका हुआ पानी है, वहां पर देखने को मिल सकता है। और इसका शेप जैसे मैंने आपको बोला इरेगुलर शेप होता है, डन। अब सुनो मैम, इसका शेप इरेगुलर होता है तो ये मूव कैसे करता है, चल कैसे सकता है, जरा ये तो बताना मुझे, बताऊं अब। देखो, ये जो आपको अमीबा दिख रहा है ना, जरूरी नहीं है कि भाई तुम लोगों को इसके कोई पैर दिखे तभी ये चल रहा है, जी नहीं। इसका आपको दिख रहा होगा ये जो एक स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर इसने इतना बड़ा अपने आप को एक जगह से क्या किया, एक्सटेंड किया है। तो ये जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो रहे हैं ना, ये फिंगर लाइक ये जो एक्सटेंड कर रहा है, इसको आप सूडोपोडिया कहते हो, ठीक है। सूडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स फीट। तो ये है इसका सूडोपोडिया, और ये इसी से चलता है, ठीक है। और हो सकता है कि जब ये ऐसे चलने वाला हो ना, तो तुमको ये सूडोपोडिया यहां से ऐसा दिखे, सपोज ऐसा, ऐसा भी हो रहा है, ऐसे ऐसे भी प्रोजेक्ट आउट हो रहा है, ठीक है, और ऐसे हो। तो ये नहीं सोचना है कि ये क्या हर जगह से मूव कर रहा है, नो। ये जो अमीबा है, भले यहां भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहां भी हो रहा है, बट जहां पर सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा वो जीता, ठीक है। तो यहां पर जो ये सबसे बड़ा, यहां पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ दिख रहा है ना, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। फिर ये छोटे प्रोजेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं, वो जिस तरफ मूव करेगा ना, वहां पर उसका सूडोपोडिया इतना बड़ा दिखेगा। समझ में आ गया। तो बेसिकली इसका जो ये साइटोप्लाज्म होता है ना, उसी को ये पूरा ऐसे एक्सटेंड कर लेता है। तो लोकोमोशन कैसा होता है इसका, जैसा मैंने तुमको बताया, सूडोपोडियम की हेल्प से, ठीक है। मैनी प्रोजेक्शंस कैन बी सीन एट अ पर्टिकुलर टाइम, मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा डायरेक्शन है, वन दैट एक्सटेंड्स लॉन्गर, ठीक है। तो जो जिस डायरेक्शन में सबसे लॉन्गर प्रोजेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में आपका अमीबा मस्त मूव कर रहा है, टहलने गया है। अब देखो अमीबा जो है वो अपना खाना कैसे खाता है, मैम ये भी बता दो हमको। तो सपोज ये तुम्हारा अमीबा है, ठीक है। अब तुम लोगों को मैंने क्या बोला, उसके पास सूडोपोडिया होता है, मतलब उसके पास फॉल्स फीट होता है ना। तो वो क्या करता है, पूरा ऐसे एक्सटेंड कर लेता है, ऐसे ऐसे पूरा एक्सटेंड कर लेता है, ठीक है। तो इसका जैसे ये अमीबा है ना, तो ये क्या करता है, इसको सपोज खाना दिखाते हुए बोलेगा अल्लाह खाना है उधर, ठीक है, खुश हो जाएगा कि यस खाना मिलेगा आज। तो इसको जैसे ही पता चलता है ना, ये अब अपना दिमाग लगाएगा, जैसा मैंने तुमको बोला, ये धीरे 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 यहां से ना अपना ऐसे सूडोपोडियम जो है वो एक्सटेंड करेगा, मतलब अपना साइटोप्लाज्म में ये क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है। ये जो पूरा तुमको दिख रहा है ना फिंगर लाइक पूरा प्रोजेक्शन बन रहा है, या जो प्रोजेक्शंस निकल रहा है, साइटोप्लाज्म ही है वो, उसका बेचारा एक ही तो सेल का बना हुआ है, थोड़ा भी हिलेगा मतलब सब पूरा ही इंसान हिल रहा है। तो ये देखो ऐसे करके वो अपना जो है सूडोपोडियम वो निकालेगा ऐसे पूरा, है ना। उसके बाद यहां से एक और, दिमाग देखो इसका, यहां से एक प्रोजेक्शन लिया इसने, यहां से एक और निकालेगा, और टश, ये जो बीच में खाना था ये तो ट्रैप हो गया अब इसके सूडोपोडियम के बीच में, है ना। तो अब ऐसे ही ये जो खाना है वो ट्रैप हो जाता है। तो ये बीच में जो बना ना, इसको आप फूड वैक्यूल कहते हो, ठीक है। तो ये फूड वैक्यूल में खाना क्या हो गया भाई, एकदम ट्रैप हो गया। अब इसके अंदर ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस वो सेक्रीट करना शुरू कर देगा। अब उससे क्या होगा, ये जो खाना है वो आराम से और ज्यादा छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब और छोटा ऐसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। ये फिर वो जो खाना है इनको मिल जाएगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से एब्जॉर्ब कर लेंगे,
खा लेंगे, खत्म, मिल गया इनको खाना। तो ये जो है वो इस तरीके से खाते हैं, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ पर इनको फूड दिखा, इसने देखो ऐसे प्रोजेक्शंस अपना सूडोपोडिया निकाल दिया, ये पूरा ऐसे चिपक गया सूडोपोडियम दोनों, और यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बन गया और इसके अंदर देखो खाना अटका हुआ है, ठीक है। अब ये खाने को इन्होंने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो गए थे आराम से, और छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड हो गया, वो खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, सब हो गया। और एट लास्ट ये लोग क्या करेंगे, इजेशन, मतलब अब बचा हुआ जो एक्सक्रीटरी मतलब जो वेस्ट होगा, एक्सक्रीशन होगा इसका, वो भी तो कहीं से निकलेगा, वो प्रोसेस डन। तो कुछ इस तरीके से अमीबा अपना खाना खाता है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ये वही है जो मैंने आप लोगों को पूरा बताया कि अमीबा देखो सेंस करता है फूड, उसके सराउंडिंग में अपना सूडोपोडिया है उसको मूव करेगा उसके डायरेक्शन में जिस तरफ खाना है, ठीक है। जैसे ही फूड पार्टिकल तक रिलीज मतलब रीच कर लेगा उसका सूडोपोडिया, वो आराम से सराउंड कर लेता है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बोला 2 सूडोपोडिया निकलेंगे और फश करके पूरा ट्रैप कर लेंगे, ठीक है, उसके अराउंड पूरा। उसके बाद सूडोपोडिया फ्यूज टुगेदर, जैसे मैंने तुमको बोला दोनों मिल जाएंगे सूडोपोडिया, फूड वैक्यूल बन जाता है। अब साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस जो है उसको फूड वैक्यूल में सिक्रीट करना शुरू करेगा, उससे जो खाना है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहानी मैंने तुम्हें पहले ही पूरी सुना दी, इसको पढ़ लोगे, यू आर डन, तुम्हारा आंसर रेडी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स के लिए पक्का आ सकते हैं। अब देखो जो आपका सॉल्युबल फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, यूटिलाइज कर लेते हैं, उससे एनर्जी ले लेते हैं। उसके बाद क्या होगा अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको निकालना भी तो है। और एक चीज जो आपको लग रहा होगा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डाइजेशन occurs ओनली इनसाइड फूड वैक्यूल टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस विद साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये पॉइंट बहुत सिंपल है कि डाइजेशन जो है वो फूड वैक्यूल में इसलिए होता है ताकि जो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहा है वो भाई साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स ना हो जाए। अब बात करते हैं कि भाई अमीबा एक्सक्रीशन कैसे करता है। मैम खा तो लिया उसने, अब एक्सक्रीट आउट कैसे करेगा, ये भी तो हमको बता दो थोड़ा सा, है बताऊं चलो सुन लो। बेसिकली अमीबा का एक चीज याद रखना, जो मेन एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, जो वो एक्सक्रीट आउट करता है, जो वेस्ट होता है, वो होता है अमोनिया। ये अमोनिया को क्या करता है भाई, अपनी बॉडी से एलिमिनेट आउट करता है। अब सुनो, एक तो ये भाई सिंपल डिफ्यूजन की मदद से उसकी बॉडी की जो सरफेस है उससे भी ये एक्सक्रीट आउट कर सकता है, तो उसकी जो बॉडी है उससे डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है तो उससे आराम से ये जो पूरा खाना है वो निकल सकता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरा होता है आपका बच्चा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये रहा। तो जो बचा हुआ एक्सेस वाटर होगा ना वो इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से निकलता है। अब सुनो, अमोनिया जो है वो भी पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो कई बार अगर अमोनिया सीधे डिफ्यूजन से नहीं निकला तो इस पानी के साथ भी वो डिसॉल्व होके आराम से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से भी निकल जाता है। 2 तरीके हैं, सिंपल तुम लोग को समझ में आ गया। एक एक्सक्रीशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, दूसरा डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। चलो अब मैम रेस्पिरेशन कैसे करता है अमीबा, बहुत सवाल पूछ रहे हो तुम लोग आजकल मुझे, ठीक है। तो ये जो आपका दिख रहा है ना सेल मेम्ब्रेन, अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होगा ना वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहीं से जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगा सेल मेम्ब्रेन से और सिमिलरली बाहर भी चला जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सेम तरीके से। अब बात करते हैं भाई रिप्रोड्यूस कैसे करेगा। मैम एक अमीबा थोड़ी रहेगा पूरी जिंदगी, और भी तो अमीबा बनेंगे, एक अमीबा से दूसरा अमीबा, दूसरे से तीसरा, ये कैसे बनता है तो सुनो, ये सपोज आपका पेरेंट सेल है, ठीक है। अब ये जो आपका पेरेंट सेल हो गया, मतलब ये एकदम मस्त एडल्ट अमीबा है। अब अमीबा में होता है बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब नाम से पता चल रहा होगा तुमको, बाइनरी मतलब होता है 2, है ना, हाँ
बाइनरी मतलब होता है आपका टू, फिजन होता है मतलब डिवाइड या टूट जाना, फिजन का मतलब भी वो होता है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फिजन का मतलब होता है टूटना। मतलब समझ में आ गया तुमको, दो में कुछ टूट रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका पेरेंट सेल है, ठीक है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है इसका, पेरेंट सेल का। अब न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, उसके बाद ये जो आपका साइटोप्लाज्म दिख रहा है ना तुमको, ये पूरा बचा हुआ लेयर, ये जो अंदर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, इसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो पूरा खाली सा जगह है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उसके बाद। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, तो अब ये देखो, ये दो में डिवाइड हो गया, तो ये पूरा ही कट जाएगा बीच से, और ये दो में, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए। तो इसके पास एक न्यूक्लियस आ गया, इसके पास एक न्यूक्लियस आ गया। तो इस तरीके से ये दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं भाई बाइनरी फिजन। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, आपको एक चीज बताती हूँ। अब ये तो तब करते हैं ये जब एकदम फेवरेबल कंडीशन हो, जैसा जो जो चीजें इनको चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, जब इनको हर चीज मिल जाए, तो वो इस तरीके से करते हैं। बट व्हाट अबाउट मैम, जब इनको वैसा टेम्परेचर या जो भी चीजें इनको रिक्वायर्ड है वो ना मिले, तब ये क्या करते हैं? उस कंडीशन में ये जो अमीबा है, अगेन वेरी स्मार्ट, ये क्या करेगा? अपना सूडोपोडिया विद्रॉ कर लेता, मतलब एकदम वापस खींच लेता अपने अंदर, ठीक है। अब उससे क्या होगा? उसके बाद ये ऐसा एक राउंड सा, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा? धीरे धीरे अमीबा सिक्रीट करता है थिक वॉल अराउंड इट। अब जो अमीबा है ना, वो अपने आसपास, ये जो आप राउंड सा स्ट्रक्चर उसने खुद बना लिया, ठीक है, उसके आसपास ना वो सिक्रीशन स्टार्ट करता है थिक वॉल का, तो इसके आसपास एक सिस्ट बन जाता है, ठीक है। अब क्या होगा? इस सिस्ट के अंदर ना, सपोज जो एक न्यूक्लियस था बीच में, सपोज ये एक न्यूक्लियस था, ठीक है। अब अमीबा ने क्या किया भाई? ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर बन गया, आसपास सिस्ट बना लिया, मतलब उसने थिक सा वॉल बना लिया है, जिसको हमने सिस्ट कहा। और अब अंदर जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। अब ये न्यूक्लियस एक से दो बनेगा, दो से तीन, चार, पांच, ऐसे ना बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाएगी इसके अंदर। ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा मल्टीपल फिशन दिखाता है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये सिस्ट जो है टूटेगा, बर्स्ट होगा, सारे ये जो अंदर बन रहे हैं ना, इसको एम्यूबिले कहते हैं। ये एम्यूबिले जो है वो निकलेंगे और सब एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे। सीधी बात समझ में आ गई? इतना ही था, इजी सा चीज। ये देखो यहां पर क्या हुआ, ये सिस्ट बना लिया, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इतने सारे मल्टीपल फिजन के इसने बहुत सारे, ये जो आपकी न्यूक्लियस थी वो डिवाइड करती गई, करती गई, करती गई। अब देखो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, ये सिस्ट टूट गया और ये जो आपकी एम्यूबुले थे ये बाहर निकल गए, और ये सब सारे जो है ना, एक 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 हर एक एक नए अमीबा में ग्रो कर जाएंगे। डन? समझ में आ गया? तो ये था पूरा हमारा अमीबा का कहानी। डन। वी आर डन विद प्रोटिस्टा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा फंगई की तरफ, कि यार ये जो फंगई है मैम, इसमें क्या होता है। अब देखो ये जो आपकी फंगई है ना बेटा, ये यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर या फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्युलर भी होता है, फिलामेंटस भी होता है, ठीक है। अब इसका जो है न्यूक्लियस वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसके बाद ये मैंने तुमको बोला सैप्रोफाइट होते, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर होंगे, उनसे अपना खाना लेंगे। कैसे? अभी पता चलेगा तुमको, रुक जाओ। अब देखो बेसिक जो हमको बहुत फेमस फंगई पता है, वो कौन सा है तुमको पता है? वो होता है आपका ब्रेड मोल्ड। तुमने देखा है ब्रेड को जब तुम ऐसे पूरे ओपन में छोड़ दो तो क्या होगा? जैसे ही तुम ओपन में छोड़ोगे, ऐसे काला काला सा धब्बा आ जाता है उस पे, है ना, ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। वो क्या है? फंगई है, जिनको हम ब्रेड मोल्ड ही कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ब्रेड मोल्ड दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर का भी सोचा है कैसा होता है? तो उसके ऊपर ये जो तुम लोग को दिखता होगा ना, ऐसे बहुत गंदा सा धब्बा, बेटा दैट इज
अ ग्रुप ऑफ हाइफे जिसको हम माइसेलियम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रेड मोल्ड है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे थ्रेड लाइक। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं ना, इसी को तुम हाइफे कहते हो। और जब ये बहुत सारे हाइफे मिल जाए ना, तो अ ग्रुप ऑफ हाइफे को तुम माइसेलियम कहते हो, ठीक है। तो ये जो हाइफे होता है ना, ऐसा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर ऐसा एक राउंडेड सा पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये जो आपका इरेक्ट या मैच्योर हाइफे होता है ना, इसको तुम स्पोरेंजियोफोर कहते हो। और ये जो उसके ऊपर ऐसे राउंडेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको आप बच्चा स्पोरेंजियम कहते हो। दिस इज स्पोरेंजियम। अब पता है क्या होता है, ये जब स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा ना, तो इसके अंदर ये जो स्पोर्स है ना, ये स्पोर्स दिख रहे होंगे तुमको, ये निकलते हैं। और जब भी ये जैसे ये फट के निकलते हैं ना स्पोर्स, ये जहां जहां जिस भी लैंड पे जगह पे लैंड करेंगे या कोई भी सबस्ट्रेटम पे जैसे लैंड करेंगे ना, वहां पर ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे अगेन इनटू अ न्यू फंगई, फिर से अ न्यू हाइफे, ठीक है। वापस से वैसे ही बन जाएंगे ये। तो सिंपल सा ये था आपका स्ट्रक्चर ब्रेड मोल्ड का, ठीक है। ऐसा दिखता है आपका हाइफे, ठीक है। जब तुम बाहर से देखते हो तो एकदम थ्रेड लाइक दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कि हाइफे है ही वैसा। डन। ये सब चीजें मैंने तुमको पढ़ा चुकी है, ठीक है। तो ये मैंने तुमको बोला था, स्पोरेंजियम जैसे ही बर्स्ट करेगा, स्पोर्स जो है निकलते हैं और भाई जहां जहां लैंड करेंगे वहां पर एक नए हाइफे में ग्रो कर जाएंगे। माइसेलियम तब होगा जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ हाइफे आ जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, मैं एक और बार तुमको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये वो वाला पॉइंट है जहां पर ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है बहुत सारी। आप ब्रेड पे जो स्ट्रक्चर देखते हो ब्लैक स्पॉट, ठीक है, कुछ नहीं है, वो सारे ग्रुप ऑफ हाइफे होते हैं जो तुमको दिखता है आंखों से। अगर मैं किसी एक की बात करूं, तो बेसिकली ब्रेड मोल्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हाइफे होता है वो, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका ब्रेड मोल्ड का, ठीक है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप हाइफे कहते हो, ठीक है। अब जब बहुत सारे हाइफे मिलेंगे, मतलब अ ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसेलियम, उसको आप माइसेलियम कहते हो, ठीक है। अब ये जो हाइफे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो आपको दिखता है ना erect portion, this is sporangiophore. erect hyphae is called sporangiophore and हाइफे के ऊपर एक ऐसा राउंडेड पोर्शन होता है, बल्ज्ड पोर्शन, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जैसे ही ये बर्स्ट होगा, स्पोर्स निकलेंगे, लैंड पे कोई भी जगह सबस्ट्रेटम कहीं भी लैंड पे लैंड करेंगे और फिर ये सब ग्रो करते हैं इनटू अ न्यू हाइफे। और अगर बहुत सारे हाइफे होंगे वापस एक ही जगह पे, तो दैट इज कॉल्ड माइसेलियम, ठीक है। डन। अब ये रेस्पायर कैसे करते हैं, इनका बच्चा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं। अब मैंने तुमको बोला था कि भाई ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है या ये खाना कैसे खाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक होता है। इसका ही मतलब होता है कि भाई मरे हुए चीज जो भी डेड डिकेइंग, मतलब एकदम एकदम वर्ज पे होंगे ना जो मरने के, उनके ऊपर से अपना खाना जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो भाई ये होता कैसे है, तो ब्रेड मोल्ड का जो ये हाइफे होता है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, वो क्या करेगा ना, वो ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है उसको ब्रेड पे सिक्रीट करता है, ठीक है। तो हाइफे जो है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन स्टार्ट करेगा इनटू द ब्रेड, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, जो एंजाइम्स है वो कन्वर्ट कर देंगे स्टार्च जो प्रेजेंट होगा ब्रेड में इनटू सिंपल शुगर, जिसको आप ग्लूकोज कहते हो। तो एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च प्रेजेंट इन द ब्रेड इनटू अ सिंपल शुगर। तो बेसिकली तुमने क्या किया, हाइफे ने सिक्रीट करना शुरू किया जूसेस ब्रेड पे। ब्रेड में जो प्रेजेंट था भाई स्टार्च, वो डाइजेस्टिव जूसेस ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इनटू सिंपल, एंजाइम ने क्या किया, सिंपल शुगर्स, जो कि बेसिकली है आपका
ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब उससे ये जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे और उससे इनको खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये लोग खाना खा लेते हैं। और अगर इनको खाना स्टोर करना है, ठीक है, तो फूड इज देन एब्जॉर्ब थ्रू द बॉडी सरफेस एंड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। तो खाना जो है अगर इनको स्टोर करना है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में खाना को स्टोर भी कर लेते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? फिर से बताऊं? मुझे पता है ये वाला वो पोर्शन है जहां पर उनको लगता होगा भाई क्या करे क्या करे क्या करे, कैसे होगा। कुछ नहीं किया यार, हाइफे ने क्या किया, ब्रेड पे डाइजेस्टिव जूसेस जो है सिक्रीट करना शुरू कर दिया। ब्रेड पे जो स्टार्च था और वो क्या हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, जो सिंपल शुगर है। इन्होंने वहां से एब्जॉर्ब किया अपना खाना, ग्लूकोज को खा लिया। कुछ चीजें जैसे हम भी खाने के बाद फ्रिज में रख देते हैं ना, इन्होंने भी सोचा होगा कहीं स्टोर भी करके रखते हैं, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इतना ही कहानी है। अब फंगई जो है अगेन बहुत यूजेस भी होते हैं इसके, जैसे एगारिकस और मॉर्शेला जो है बेटा ये एडिबल होता है फंगई, तो इसको तुम खा सकते हो। बेकरीज में भी ये जो फंगई है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है ब्रेड बनाने में, या इनफैक्ट ब्रूवरीज इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने में भी बहुत फंगई का यूज होता है। अगेन ईस्ट जो है वो भी एक फंगई है जो विटामिन बी प्रोड्यूस करता है, तो भाई विटामिन्स में भी हेल्प करता है बनने में। डिकम्पोजर्स भी होते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार ये क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं ना, तो जो भी चीजें होंगी डेड डिकेइंग मैटर होगा, उस पे फंगई भी उनको फर्दर डिकम्पोज करते हैं। और सॉइल में अगर होंगे डिकम्पोज किया तो यार मैन्योर बन जाता है, तो उससे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है। तो ये जो है डिकम्पोजर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स, ये जो आपका पेनिसिलियम है, ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम, भाई बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका। एक सेकेंड, ओ ओ ओ ओ तो ये जो आपका बहुत फेमस पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम नोटाटम, तो ये जो फंगई है ना, इसने भी बहुत फेमस एंटीबायोटिक जो है बेटा पेनिसिलियम, वो इससे ऑब्टेन हुआ था। कौन सा? पेनिसिलियम नोटाटम जो है आपका फंगई, उससे, ठीक है। यहां पर एक चीज मुझे लग रही थी, खटक रही थी, दिस इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक का नाम, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लो ना। पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक का नाम जो पेनिसिलियम नोटाटम फंगई से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद राइपनिंग ऑफ चीज, चीज को अगर राइप करना है बेटा उसमें भी फंगई का यूज होता है, ठीक है। अब हार्म कहाँ होगा, ये भी भाई खाने को स्पॉइल करते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा ब्रेड को भी ये खराब कर देते हैं, ठीक है। क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं ये, ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स में भी यार फंगल जो होते हैं बहुत सारे डिसीजेस हो जाते हैं, तो उनका तो वो क्रॉप पूरा खराब हो गया ना, तो ये फंगस उसमें भी इंटरप्ट करते हैं। बहुत सारी है ना लंग और स्किन इंफेक्शंस, जैसे एथलीट्स फूट हो गया, रिंगवर्म हो गया, ये सब तुमको दिख रहा है, ये सब भी फंगस ही करते हैं हमारे अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई किंगडम प्लांटे पे। तो ये जो आपका किंगडम प्लांटे है ना बच्चा, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिड जो होता है ना, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब इनको सनलाइट मिलेगा और क्लोरोफिल होता ही है, तो ये भाई क्या करते हैं भाई, अपना खाना बना लेते हैं जो कि है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा। तो भाई आपका जो किंगडम प्लांटे है ना, ये भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू एल्गे, मॉसेस, फर्न्स एंड योर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो आपका फ्लावरिंग प्लांट है ना, इसमें दो आते हैं, कौन से? एक हो गया आपका जिम्नोस्पर्म और एक हो गया एंजियोस्पर्म्स। तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। तो सबसे पहले एल्गे देख लें एक बार। एल्गे जो है यार एक्वाटिक होता है, ठीक है, पानी में रहता है। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर दोनों ही देखने को मिलेगा आपका।
ये यूजुअली ग्रीन होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और कुछ जो एल्गे हैं यार वो रेड और ब्राउन कलर के भी तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तुमने देखा होगा ऐसे रॉक के सरफेस पे ऐसे ग्रीन ग्रीन सा जमा हुआ होता है, देखा है तुम्हें, ऐसे स्लिपरी स्लिपरी सा। तो ये जो भी पानी के आसपास रॉक पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना, ये एल्गे होते हैं। ठीक है, तो एल्गे का बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। देखो ऐसा होता है, ये ऐसा देखने को मिलेगा, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग प्लीज देख लेना, इसको पढ़ लेना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एल्गे और फंगाई का जो डिफरेंस है, ये 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पक्का पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को ला के दे दिया है, तो ये आप लोग अच्छे से प्लीज एक बार देख लेना। तो ये जो आपका एल्गे भी है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर भी, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, बट फंगाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तुमने देखा ये डेड एंड डिकेइंग से अपना खाना लेते हैं, इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें नहीं होगा, ऑब्वियस सी चीज है। उसके बाद ये जो है, ये यूजुअली जो है एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर इन सब में मिलते हैं। ठीक है, ये जो है ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये लैंड पे ग्रो करते हैं। ये जो है इनकी बॉडी ना थैलस टाइप होती है, थैलस मतलब थैली नहीं होगा, थैलस का मतलब है इनकी बॉडी बेटा रूट स्टेम और लीव्स में अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। ठीक है, बस इतना ही है। और इनका जो बॉडी है ये तो तुमको पता ही है यार, थ्रेड लाइक होता है। इसका एग्जांपल स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, और इसका एगैरिकस और पेनिसिलियम होता है। अब आ जाते हैं भाई हम सेकंड जो था आपका क्लास मॉसेस। ठीक है, ये आते हैं भाई ब्रायोफाइटा में। अब ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब तुम थोड़े और बड़े हो जाओ तो अच्छे से समझ पाओगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो ब्रायोफाइटा है, ये जो आपकी क्लास है, इसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जांपल है मॉसेस। ठीक है, इसीलिए हम मॉसेस पढ़ते हैं। अब देखो ये जो है ये ग्रीन होता है, वेलवेटी लेयर होता है। ठीक है, ये भी रॉक के ऊपर तुमने देखा होगा काई जैसा जो जम जाता है, मॉसेस यही होता है, वो एकदम वेलवेटी सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डैम्प वॉल्स वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्लांट जो है, ये जो मॉसेस होते हैं ना, इनमें स्टेम होता है, लीफ भी होता है, बट इनके पास रूट नहीं होता है, इतना याद रखना। ये जो मॉसेस होते हैं इनके पास स्टेम भी होगा, लीफ भी होगा, बट रूट नहीं होता। बट रूट नहीं होता है तो फिर क्या होता है इनके पास, तो इनके पास रूट नहीं होता है तो इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम राइजोइड कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हेल्प करते हैं सॉइल से जुड़े रहने और वाटर को एब्जॉर्ब करने में। ये जो आपकी ब्रायोफाइटा है, इसको बच्चा आप एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हो। मैम एम्फीबियन तो वो होते हैं ना जो प्लांट में भी रहते हैं और पानी में भी, तो ये दोनों में कैसे रह रहे हैं? तो भाई ये जो मॉसेस है ये रहते हैं लैंड पर ही हैं। ठीक है, बट जब भी इनको रिप्रोडक्शन, ठीक है, करना होता है ना, तो उसके लिए ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो काई तुमको दिखता है वो तो भाई एल्गे होता है, जो एकदम चिपका चिपका सा होता है, बट आपको मॉसेस भी कुछ कुछ ऐसे रॉक्स पे दिखेंगे, तो दैट इज ऑल्सो दिस ओनली। तुम लोग को मतलब सॉरी, बहुत सारे रॉक्स पे भी ऐसे ग्रीन 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 लेयर दिखते होंगे, थोड़े से बड़े बड़े। ठीक है, तो वो होते हैं आपके मॉसेस। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं फर्न्स पे। अगेन ये जो है ये टेरिडोफाइटा जो आपकी क्लास है उसमें आते हैं फर्न्स। अब देखो ये जो आपकी फर्न्स है ना, ये अपनी बहुत प्यारी पत्तियों के लिए फेमस है। ठीक है, ये दिख रहा है तुमको लीव्स, तो इनको जो है ना बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स और इन सब में ग्रो किया जाता है सिर्फ इनकी लीव्स के लिए, क्योंकि इनके लीव्स बहुत अच्छे होते हैं। समझ में आ गया? और ये जो प्लांट होते हैं ना, ये अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, इनके अंदर लीफ भी होता है, रूट भी होता है, स्टेम भी होता है। ये मॉसेस की तरह नहीं है, इनमें सब होगा। और ये जो है ये फ्लावर और सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनमें सिर्फ बढ़िया सा पत्ता होता है और उसी के लिए ये जाने जाते हैं। अब आ जाते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स पे। ठीक है, तो ये जो आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, इसको हम फेनेरोगेम्स भी कहते हैं। अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स दो में डिवाइडेड है, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब ये जो जिम्नोस्पर्म है ना, मैं तुम्हें सीधे बोल देती हूँ, इनके पास नेकेड सीड होता है। ठीक है, मतलब इनका जो सीड है ना वो दिखता है। ठीक है,
कोन्स में प्रेजेंट होता है बेसिकली। और ये जो है ये फेमस है एंजियोस्पर्म्स भाई, मस्त अपनी फ्लावर के लिए, एकदम सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखते हैं इनमें, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो जो जिम्नोस्पर्म है, जैसे मैंने तुमको बोला, ग्रुप ऑफ प्लांट दैट बेयर सीड बट नो फ्रूट। भाई इनमें सीड होता है, फ्रूट नहीं होता है, बट इनको बस तुम सीड से याद रखो, ठीक है। और अगेन जो मैंने तुमको बोला, सीड्स जो है बेटा वो नेकेड होते हैं, क्योंकि यार फ्रूट तो है ही नहीं, फ्रूट में छिपे हुए तो रहेंगे नहीं, वो तो एंजियोस्पर्म्स में है। समझ में आ गया। तो ये देखो, मोस्ट ऑफ दी जिम्नोस्पर्म जो है वो एवरग्रीन होते हैं भाई, ठीक है, हमेशा हरे भरे रहते हैं ये, और इनमें कोई ट्रू फ्लावर नहीं होता है। तुम्हें फ्लावर जैसी चीजें दिखती है, ठीक है, जैसे कि ये कोन्स, ठीक है, तो इनके अंदर ही तुमको सीड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स हो गया जैसे पाइन ट्री हो गया, फिर हो गया सिडार हो गया, देखो इसमें तुम्हें दिख भी रहा होगा ये फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है आपका जिम्नोस्पर्म्स। अब आ जाते हैं आपकी एंजियोस्पर्म्स। तो भाई इनके पास फ्रूट भी होगा, सीड भी होगा, है ना, आराम से हर जगह पत्ती फूल फ्लावर हर चीजें होती हैं इनके पास। तुम्हारे आसपास मैंगो ट्री हो गया, है ना, गुआवा ट्री हो गया, रोज प्लांट हो गया, ये सब जो तुमको दिख रहा है ना आसपास जितनी चीजें, ये एंजियोस्पर्म में ही आती हैं वो, ठीक है, जिनमें फ्रूट भी दिखता है, फ्लावर भी दिखता है, हर चीजें दिखती हैं। तो ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच बेयर फ्लावर्स फ्रूट एंड सीड, सब होता है इनमें। और सीड जो है वो फ्रूट के अंदर छिपा हुआ होता है, दिखता नहीं है इसमें, ठीक है। और ये जो तुमको पता ही होगा, ये जो सीड्स है वो डेवलप किससे होती है, ये तुम लोगों ने 6th में पढ़ा होगा। फ्रूट किससे डेवलप्ड होता है बच्चा, ओवरी से, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो बनाता है आपका सीड, ठीक है। तो सीड ओव्यूल से बन रहा है और फ्रूट ओवरी से बन रहा है, ठीक है। तो ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट कंटेनिंग द सीड इनसाइड। एग्जाम्पल्स कैशू, मैंगो, पी, ये सब एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं। अब ये जो आपका एंजियोस्पर्म है ना, ये अगेन प्रेजेंट होता है, मतलब डिवाइडेड होता है दो कैटेगरी में, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। तो भाई ये जो आपकी सीड होती है ना, सीड के जो कोट होते हैं या जो कॉटिलिडन्स होते हैं, उसके बेसिस पे ये जो आपकी एंजियोस्पर्म है या ये जो आपकी सीड्स है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। अब मैं तुमको सीधे बता देती हूँ, तुम कभी किसी छोले को या जो चना है उसको सोक करना, ठीक है, ओवरनाइट, अगले दिन उसका एक लेयर निकाल देना बाहर वाला, तुम ऐसे तोड़ोगे ना वो दो में टूट जाएगा। तो वो जो दो में टूटा है ना, तो दो हाथों में, तो ये एक कॉटिलिडन, ये दूसरा कॉटिलिडन हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो दो कॉटिलिडन उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको हम डाइकॉटिलिडन या सीड कहेंगे। और तुम वो मेज जो होता है ना, मेज की सीड लेना, ठीक है, सेम उसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करना सोक करने के बाद, वो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें दो कॉटिलिडन्स है ही नहीं, उनमें तो एक ही है बस, उसको नहीं तोड़ पाओगे। तो बच्चा उसको आप मोनोकॉटिलिडन्स कहते हो। आज समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है। तो उसी को हम डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स कहते हैं। डन, समझ में आ गया। तो कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ seed leaves or cotyledons that store food and form the bulk of seed। तो भाई तुम्हारा जो सीड का जो बल्क फॉर्म कर रहा है वो ये कॉटिलिडन ही करते हैं। तो ये जो कॉटिलिडन है ना वो अपने अंदर खाने को स्टोर करते हैं। इतनी सी बात है बस। अभी मैं भी इतना बोल रही हूँ ना, मेरा मुंह लड़खड़ा रहा है, मुंह को लकवा मार रहा है मेरे। चलो, तो यार सिंपल सी चीज है। मोनोकॉटिलिडन जो है उनके एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे राइस हो गया, ग्रास हो गया, मेज हो गया, ये सब जो है आपके मोनोकॉट्स है, मतलब इनके सीड में एक ही कॉटिलिडन होगा। डाइकॉट का बहुत बढ़िया एग्जांपल यार रोज है, बाल्सम है, पी है, सनफ्लावर है, ब्रिंजल है। तो इन सबके सीड जो है या सीड कोट है भाई, उसमें क्या होगा, दो कॉटिलिडन्स होंगे। डन। तो ये एग्जाम्पल है यार। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो मोनोकॉटिलिडन जो होते हैं उनमें सिंगल कॉटिलिडन होता है, डाइकॉट्स में दो होते हैं।
इनका जो लीफ है ना वो पैरेलल वेनेशन शो करता है, मतलब उनकी जो वीन्स हैं वो ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। इनकी रेटिकुलेट वेनेशन दिखाएगा। इनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, ये सब 6th में पढ़ा है तुमने। और इनमें टैप रूट होता है। इसमें स्टेम जो है वो हॉलो होगा, हल्का सा इसे अंदर से खोखला होगा, ठीक है। और ये जो है इसका जो स्टर्न लिखा हुआ है भाई, स्टेम होगा यहाँ पर। इसका जो स्टेम है वो सॉलिड होता है। राइस ग्रास इसके एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल पी और रोज है। अगेन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो हमने पढ़ ही चुका है, इसको आप एक बार रीड कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये भी आपके एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे मैंने तुमको बोला, जिम्नोस्पर्म जो सीड्स होंगे है ना, या जो हमारी रिप्रोडक्शन होती है जिम्नोस्पर्म में, वो बेटा उस कोन्स की मदद से होती है। जो आपने कोन का डायग्राम देखा ना ऐसा, उससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। डन। एंजियोस्पर्म्स रिप्रोडक्शन भाई, उसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उनमें गैमीट्स होते हैं, उससे होगा। तो ये है पूरा का पूरा कहानी। ये है आपका नीमू का पर्चा भाई, क्योंकि तुमको पता ही है मैं इसके बिना आती नहीं हूं। तो ये पूरा चैप्टर आपका, इससे आप एग्जाम से पहले देख लेना, ये रिवाइज हो जाएगा बहुत इजीली। डन। तो ये आपकी कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, इन सब के आंसर्स यार मुझे कमेंट करके बता दो क्या होगा, मुझे पता तुम कर लोगे। तो यार नीमू आ चुकी है तुम लोगों को मैसेज देने के लिए, ठीक है। तो जैसा तुमको पता है भाई, नीमू कभी तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ने वाली है। तो यार एक बार देख लो कि वो क्या बोल रही है तुम लोगों को। तो हाय फ्रेंड्स, आई एम नीमू। तो जस्ट लाइक आई swim forward every day, even when the water feels strong, you can keep moving towards your goal। तो यार सिंपल सी बात है यार, इसको भी कभी कभार डर लगता होगा पानी से, बट स्टिल यार ये स्विम करती है ना, तो वैसे आपको डरना नहीं है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स, दे आर जस्ट लिटिल वेव्स दैट हेल्प यू लर्न, ठीक है। बस हवा का झोंका है, चला जाएगा वो भी। तो भाई कीप स्विमिंग, कीप लर्निंग, डोंट स्टॉप बिकॉज ऑफ स्मॉल वेव्स, कीप योर फोकस ऑन योर बिग ड्रीम्स, एवरी स्टेप टूवर्ड्स नो मैटर हाउ स्मॉल टेक्स यू समवेयर अमेजिंग। तो यार हमको आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं है किसी भी चीज से। तो यार मैं इतनी ही चीज बोलूंगी, ठीक है, कहीं डरना नहीं, आराम से बढ़िया तरीके से आगे मूव करो और बहुत अच्छा होगा तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। ओके, थैंक यू, वी आर डन। तो इसी के साथ तुम्हारा ये जो चैप्टर है ये भी खत्म होता है, ठीक है। तो यार बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, फतेह करो तुम जाके एग्जाम में। माय बेस्ट विशेस आर विद यू एंड आई नो तुम सब बहुत बढ़िया करोगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो एंड बहुत बढ़िया करो, ठीक है। बाय 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 बाय। आई होप तुमको मजा आया हो, टेक केयर।